किस मुंह से गुड मॉर्निंग बोलूं दोस्त? ये मेरा अपना मैं खुद जलील होकर उठाया गया हूँ। सच बोलूंगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे। सच ही बोल रहा है। हम बैठे इसीलिए। भांग पी ली होली पे और उसके बाद जो मैं अश्वत्थामा बन गया। मैं ये सोच के कभी नहीं गया मैं बम्बई के एक दिन में बहुत बड़ा स्टार हो जाऊंगा। फेसेस हमारे ऐसे ही थे ना एक्चुअली। और राजपाल भी छोटा सा, मैं भी छोटा सा, राजपाल तो और भी छोटा है। सॉरी राजपाल, आपकी फेम की वजह से आपके साथ दोस्त नहीं थे। सी ग्रेड पिक्चर में भी नहीं हुआ हमारा, बताओ। लेकिन क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो देख पाते हैं जो छिपाया जा रहा है? मैं नहीं देख पाया, मैं बहुत वीक हूँ इस मामले में। मुझे हर जगह हमेशा प्रिविलेज का एहसास होता है। एक इंटरव्यू में मैंने बोल दिया था डिप्रेशन के ऊपर, तो लोगों ने मेरे बहुत गालियाँ दी थी। एक बड़ी हीरोइन ये बोलती है मुझे डिप्रेशन है। एक बार उन लोगों को देख लो जिनके पास कुछ भी नहीं और आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपको डिप्रेशन होता है। क्या ऐसा काम है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं करेंगे? ये आपका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा कोई राज ही नहीं बचा। मैं बचाना चाह रहा था राज, बहुत सारे राज में दबाना चाह रहा था, कोई नहीं, कुछ नहीं दब पाए, सब सामने आए। नवाज साहब बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जिस्ट में आपका। और मेरा नाम मुकुल है। दिल्ली आए हुए हैं आप। दिल्ली से आपका 7 साल लगभग आप दिल्ली रहें और NSD यहीं पर आप रहें। अभी कुछ वक्त पहले मनोज वाजपेयी साहब इसी सीट पे बैठे थे, तो हमने उनसे पूछा कि NSD का आपका क्या मतलब, अभी भी आप आते हैं, क्या आप चेंज देखते हैं? तो उन्होंने बहुत बेहतरीन बात बोली यार अब ये बदल गया ना कि पहले NSD के पास में कथक केंद्र हुआ होता था, तो वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती थी, अब वो बदल गया लोग बताते हैं। तो आपके टाइम की NSD की ऐसी कोई कोट एंड कोट सुंदर याद है जो आप बताना चाहें? बहुत सारी यादें हैं। जैसे मनोज भाई ने भी जैसे बोला था कथक केंद्र था पास में, तो वहाँ पे छम 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 की आवाज़ें आती थी, तो वो अच्छा लगता था। और जब वो लड़कियाँ कथक केंद्र की लड़के भी ऐसे हो जाते हैं, लड़कियों जैसे हो जाते हैं, वो भी वैसे ऐसे करने लगते हैं। उसमें एक अदायगी का एक अलग ही मायना है। तो जब बाहर निकलते तो उनको देखते थे स्माइलिंग फेस, तो बड़ा अच्छा लगता था। चारों तरफ माहौल बड़ा खूबसूरत माहौल था। हालांकि माहौल तो अब भी अच्छा है, बट वो कथक केंद्र वाकई मिस करते हैं सब, जितने भी NSD से एसोसिएटेड हैं वो सब मिस करते हैं। तो आप अभी भी NSD जाते हैं? आप कभी कभार चला जाता हूँ। अब तो मेरे जो बैचमेट हैं चित्रंजन त्रिपाठी, वहाँ के डायरेक्टर हैं अभी वो, तो एक बार मिलने गया था, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने गया था। बाकी यादें तो ऑफकोर्स बहुत सारी हैं। स्पेशली हर स्टूडेंट के दिमाग में वो ज़रूर भांग वाला ज़रूर रहता है याद। कौन सा? भांग पी के होली पे। हाँ। भांग पी के एक बार मैंने भांग पी ली होली पे, और उसके बाद जो मैं अश्वत्थामा बन गया मैं। अच्छा। एक प्ले है उसमें अश्वत्थामा का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, अंधा युग। तो मैं उसकी स्पीचेस सुना रहा था सबको। तो पूरा मतलब वो जो एरिया था मंडिया उसका, वो मेरा स्टेज हो चुका था और मैं स्पीच सुना रहा था सबको कि ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। तो ऐसा लग, कोई था नहीं, कोई नहीं देख रहा था, बट मुझे लग रहा था मुझे हज़ारों लोग देख रहे हैं टाइप में। तो ऐसा फील होता है, भांग असर करके मतलब अटक जाता है ना, कहीं लूप अटक जाता है, भांग में ही होता है। आप अगर हंस रहे हैं तो आप हंस ही रहे हैं, आप अगर किसी इमोशन में चले गए तो आप उसी में। तो एक को फिर मुझे किसी ने आके बोला चौक से ना सर्किल बना दे इतना बड़ा, और मुझे बोलो यहाँ खड़ा हो जा, आप यहाँ से मत निकलना, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं उसी सर्किल में जो है ना अपनी स्पीच बोल रहा हूँ, ये मेरा धनुष अश्वत्थ, कम से कम 2-3 घंटे तक उसी सर्किल में मैं घूमता रहा ऐसे। तो ये अटकाव हो गया था उसमें। ऐसी बहुत सारी यादें हमारे कॉलेज की हो जाती हैं हमारे साथ। मैं ये जानना चाहता हूँ बिकॉज आज भी NSD का एक मार्का है, मतलब वो ऐसा संस्थान है, इंजीनियरिंग में IIT, आपका ड्रामा में NSD है, उसी मार्के का कॉलेज। तो जब आप वहाँ पहुँच रहे थे तो उस टाइम पे आपका क्या मोटिवेशन था वहाँ पहुँचने का? क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पहुँचना चाहते हैं, और उस समय का क्या स्ट्रगल था, आप कैसे वहाँ तक कैसे लैंड किए NSD तक, वो मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो मैं गुजरात में थिएटर करता था, जितने भी जो फेमस प्ले हैं गुजराती, सब में मैं एक्ट करता था, छोटे मोटे कैरेक्टर करता था। तो किसी ने वहीं पे बड़ौदा में मैं काम करता था, मैं केमिकल फैक्ट्री में भी काम करता था, मैं चीफ केमिस्ट था, और एट द सेम टाइम ये सारी एक्टिविटीज़ थिएटर की। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, उसमें एक ड्रामा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं थिएटर करता था। तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप हिंदी थिएटर करो और दिल्ली चले जाओ। तो उसके बाद मैं दिल्ली आया था। दिल्ली आके एक अमेचर ग्रुप में शामिल हो गया, और उसके एक साल बाद जो है मैं NSD में आ गया। मोटिवेशन मेरा यही था कि मैं ज़िंदगी भर तक थिएटर करूँगा
और इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, ये था मेरे दिमाग में। और 3-4 साल तक यही रहा। जब पास आउट हुआ तो तब थोड़ी सी आंखें खुली कि हिंदी थिएटर में तो यार पैसा कम है, सर्वाइवल के लिए क्या करूँगा मैं। तो बहुत सारे लोग बम्बई आ रहे थे, जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ निकल गया बम्बई। ये सोच के कभी नहीं गया मैं बम्बई कि एक दिन में बहुत बड़ा स्टार हो जाऊँगा। सिर्फ ये सोच, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था। ये था कि मैं वहाँ पे थिएटर वेटर करता रहूँगा और उससे थोड़ा बहुत जो अर्निंग होगी वो उससे अपना जीवन जो है व्यापन करता रहूँगा, इस तरह का थॉट था। बट धीरे धीरे जब गए वहाँ पे जाने के बाद अचानक से एक फिल्म में छोटा सरफरोश में एक छोटा सा रोल मिल गया 1999 में। हाँ, वो मिला और उसके बाद एक एक सीन में करता रहा। करते करते फिर उसमें शूल भी, एक छोटा सा सीन शूल किया और फिर उसमें फिर एक मुन्ना भाई MBBS भी हो गई। न्यूयॉर्क एक पिक्चर आई थी, उसमें वो कर ली। बाईपास एक शॉर्ट फिल्म थी 2003 में जिसमें इरफान भाई, मैं, ये सब थे। तो करते करते, बट इन सारी फिल्मों में कुछ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नहीं थी। नहीं, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट। ब्लैक फ्राइडे में थोड़े से 2-3 सीन मिल गए। फिर फाइनली जो है 2011 में मुझे 2009 में मुझे एक फिल्म मिली पतंग। बाहर से बंदा आया था, उसने डायरेक्ट की और वो फिल्म आई थिंक जितने भी फेस्टिवल थे, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, ये ट्रेबेका और सनडांस, सब जगह गई। और रिलीज़ तो नहीं हुई फिल्म, वो US में ही रिलीज़ हुई थी कुछ थिएटर में। बट मुझे तब आइडिया हुआ कि छोटी छोटी जो छोटे फिल्म मेकर्स हैं, मतलब इन द सेंस बजट वाइज, नॉट वैसे तो बड़े फिल्म मेकर होते हैं, क्राफ्ट वाइज तो, हाँ, क्राफ्ट वाइज तो बहुत बड़े होते हैं। तो उनकी फिल्में जो है ना, वो उस तरह के लोग फिल्में बनाना चाह रहे थे और वो मुझे हल्का फुल्का जानने लगे थे। उसी में लाइक मिस लवली जो कान फिल्म फेस्टिवल में गए थे, अनसर्टेन आर्ट कैटेगरी, मिस लवली की, पतंग की और बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी इंडिपेंडेंट फिल्में करनी शुरू की और वो जाके बड़े बड़े फेस्टिवल में जा रही थी। उसकी वजह से जो कमर्शियल फिल्मों के जो डायरेक्टर्स ने मेरे थोड़ा सा छोटे मोटे रोल देने शुरू किए। अच्छा। ऐसा सिलसिला, मतलब उसका प्रभाव पड़ा उन छोटे छोटे रोल्स का। तो क्या जैसे वहाँ पर कोई आकर के वो फिल्में देख रहा था या फिर इंडस्ट्री में बातें होने लगी थी कि हाँ ये व्यक्ति है यहाँ पर, मतलब वो जो छोटे रोल्स थे उसकी प्रेजेंस उन लोग तक कैसे पहुँची? थ्रू बातचीत पहुँची या फिर आप रीच आउट कर रहे थे लोगों को? नहीं, मेरा रीच आउट तो, हम तो असिस्टेंट तक ठोकरे खाते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन रीच आउट एक्चुअली उन छोटे छोटे कैरेक्टर से और प्लस जो ये फिल्में थी जो फेस्टिवल में जा रही थी, इनसे रीच आउट हुआ। NSD पे मैं एक लास्ट बात और करूँगा कि राजपाल साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो बड़ा ही आपकी बात कर रहे थे और उनकी आंखों में एकदम रोशनी आ गई जैसे ही आपका जिक्र आया। और उन्होंने बोला कि हम, आप उनके साथ एक साल सीनियर थे आई गेस। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम दो जिस्म एक जान थे और नवाजुद्दीन साहब और हमें दोनों ही लोगों को नॉन सीरियस मानते थे लोग, पता नहीं क्यों, बट नॉन सीरियस मानते थे और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख करके डेप्थ पहचानते थे कि हम दोनों सीरियस हैं, अपनी क्राफ्ट को जानते हैं। तो पहला सवाल तो मेरे दिमाग में, क्या क्यों नॉन सीरियस, मतलब आप लोग कुछ ऐसा कर रहे थे वहाँ पर कि नॉन सीरियस माना जा रहा था, क्यों है? फेसेस हमारे ऐसे ही थे ना एक्चुअली। और राजपाल भी छोटा सा, मैं भी छोटा सा, राजपाल तो और भी छोटा है। सॉरी राजपाल, क्या बोलूँ मैं। तो इतना ज़्यादा कोई सीरियसली लेता नहीं था एक्चुअली, बट हम दोनों को मालूम, बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस, ऑफ कोर्स अपीयरेंस। बट द थिंग है, एक बार क्या हुआ, राजपाल ना मुझे एक जगह लेके गया कि दादा एक जगह चलते हैं, वहाँ पे कास्टिंग हो सकती है हमारी फिल्म में। अब फिल्म थी C ग्रेड की। दिल्ली की बात है? नहीं, बम्बई की बात है। बम्बई जस्ट पहुँचे थे। तो राजपाल मुझे ले जा रहा था, तो हम जाके ऑफिस में बैठ गए। सामने वाले बंदा था जो चेयर पे बैठा हुआ था, तो बोले कौन हो तुम लोग? एक्टर हैं। एक्टर? दोनों को देखा, बोले दिखने से तो लगते नहीं हो तुम लोग एक्टर हो। तो राजपाल बोला कि देखिए हम बहुत ख़तरनाक एक्टर हैं, आप हमें एक सीन दोगे, हम उसके कई सीन बना देंगे। अच्छा, मतलब है ना। तो और ये भी बहुत अच्छा एक्टर है, मेरे बारे में बोला, तो ये भी बहुत अच्छा एक्टर है। तो बोले कॉमेडी रोल हैं 2 छोटे मोटे हैं, तो वो हम आप लोगों से करवा सकते हैं। 2 नौकर हैं और स्टेटस बहुत ही, मतलब कैरेक्टर का स्टेटस बहुत ही गिरा हुआ था। बोले ऐसे है, आप करोगे? और ये C ग्रेड फिल्म का डायरेक्टर बोल रहा है? C ग्रेड फिल्म का डायरेक्टर। तो वह ऐसे है, करोगे? हमने हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बट राजपाल ने बोला, बट
अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो क्या आप बढ़ाओगे सीन को? बोले वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। अच्छा। तो एनीवे वो ये सब चलता ही रहता था। फाइनली उसमें हुआ, हमारा हुआ नहीं। उसमें भी नहीं हुआ? उस सी ग्रेड पिक्चर में भी नहीं हुआ हमारा, बताओ। तो हम बहुत ही निराश होके आ गए। फिर एक थे बहुत बड़े डायरेक्टर थे सी ग्रेड फिल्मों के। अच्छा। मेरे को किसी ने बताया कि वहाँ पे कास्टिंग हो रही, चले जाओ। तो मैं पहुँच गया। अब यहाँ उधर उनका एक रूम बना हुआ था, यहाँ पे 3-4 लोग और बैठे हुए थे। एक मैं बैठा हुआ था, एक मेरे बराबर में सेट डिज़ाइनर बैठा हुआ था और एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बैठा हुआ था वहाँ पे। वो भी काम मांगने के लिए आए थे, पैसे से की बात करने, फिल्म शुरू करने वाले थे वो। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो? बोले मैं सेट डिज़ाइनर हूँ। और आप? बोले मैं कॉस्ट्यूम। हाँ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ। अरे अच्छा। तो उनमें से एक को बुलाया, पहले जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे उनको बुलाया, बोला आप आ जाइए। तो वो चले गए। वो जैसे गए, हम वेट कर रहे थे अब हमारा नंबर आएगा, तो अचानक से धड़ 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 की आवाज़ें आई वहाँ रूम से। ऐसा लगा किसी को पीटा जा रहा है, और पिटाई हो रही थी वाकई उसकी। तो जब वो आया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आया, तो बिल्कुल अधमरा था, काफ़ी पिटाई हुई इसकी। तो हमने उससे पूछा तो उसने बताया वो भाग गया वो। फिर जो एक असिस्टेंट था वो उसने बुलाया, उसको हमने पूछा भाई क्या हो रहा था अंदर? तो उसने बोला कुछ नहीं सर, वो पैसे ज़्यादा मांग रहा था। थोड़ी देर के बाद सेट डिज़ाइनर को बोला जो मेरे बराबर में, बोला आइए अब आपका नंबर है। जैसे वो गए मैं भाग गया ऐसे। कि पेमेंट तो डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। डिस्कस नहीं करना भाई, यहाँ पता चला पिटाई हो गई, मैं भाग गया। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुआ करते थे हमारे सामने। एनएसडी के बहुत सारे आपके दोस्त और भी रहे होंगे। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि आपके लिए अभी, क्योंकि फ्रेंडशिप के मायने बहुत बदलते रहते हैं, हमारे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो अभी के कॉलेज के, फिर एक समय आ जाता है जब हमें दोस्ती करने की मन ही नहीं करता कि नहीं यार दिस इज़ माई सर्कल, अब ये क्लोज़ हो चुका है, अब इसके अंदर कोई नहीं आएगा। तो आप अभी कहाँ हैं, मतलब दोस्ती के किस पड़ाव पे हैं कि आप अभी फ्रेंडशिप पे बहुत मानते हैं? क्योंकि सक्सेस के बाद, ग्लैमर के बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें कई लोग तो ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं आपसे, है ना, कि प्रिटेंशियस हैं, फेक हैं, कि अरे भाई जुड़ जाते हैं किसी तरीके से। उसी में आपको वो लोग भी साथ रहते हैं जो आपके हमेशा साथ थे और वो साथ हैं। तो आपके लिए दोस्ती का क्या रोल रहा है, दोस्तों का कहाँ कहाँ पर रोल रहा है, और आप फ्रेंडशिप पे कितना मानते हैं? आई थिंक जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो आपके उसी टाइम में हो जाती है जब आप कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, या स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसी वक्त पे फ्रेंडशिप होती है और वो हमेशा के लिए रहती है। फेम मिलने के बाद जो है ना, फ्रेंड्स नहीं मिलते। फेम मिलने के बाद फ्रेंड्स नहीं मिलते एक्चुअली। फिर वो कोई बहुत सारे एजेंडाज होते हैं उनके, जिसको लेके माइंड में रख के वो बैगेज लेके आते हैं, इसलिए फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। और वो ऐसे होते हैं कि जहाँ आपका हल्का सा डाउनफॉल है वो भाग जाते हैं सारे। लेकिन ये वाले जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, क्योंकि वो आपको तब से जानते हैं जब कुछ नहीं थे। और आज अगर अब कुछ ना भी हो तब भी वो आपके साथ वैसे ही रहेंगे। वो आपकी फेम की वजह से आपके साथ दोस्त नहीं थे, कुछ दूसरी चीज़ें, अच्छाइयाँ थी आपके अंदर या उनके अंदर, जिसकी वजह से फ्रेंडशिप होती है। वो हमेशा कायम रहती है। 28 जून को एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आपकी आ रही है, राउतू का राज। मसूरी में जगह है राउतू, मसूरी के पास। तो वो मैंने तो देख लिया बहरहाल, और मुझे बहुत पसंद आई है। तो उसमें आप एक डायलॉग, ट्रेलर में है ये ट्रेलर आ चुका है, देख सकते हैं आप सभी। तो उसमें ट्रेलर में ये डायलॉग आता है कि वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। तो क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसमें आपका रोल का क्या नाम है? दीपक नेगी। तो दीपक नेगी तो खूब अच्छे से देख लेता है जो छिपाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखती रहती हैं फिल्म में, लेकिन क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो देख पाते हैं जो छिपाया जा रहा है? मैं नहीं देख पाया, मैं बहुत वीक हूँ इस मामले में, सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि मेरे साथ बहुत कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जो मैं देख रहा हूँ वो वाकई उसके पीछे कुछ और है या क्या है। कई बार गच्चा खा चुका हूँ मैं। और ये हर बार मेरा जब भी यकीन किया मैंने उन चीज़ों पे, हमेशा धोखा मिला। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं सैड हो रहा हूँ और मेरे साथ देखो हाय ये वो, बट ये तो फैक्ट है। देखो जो दिखाया जाता है वो मत देखो, वाकई वो बिल्कुल करेक्ट है,
लेकिन मैंने अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में ये हुआ नहीं, मैंने जो देखा उसी पे यकीन कर लिया। ऐसा एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे पहला तो हमारा यही इंस्टिंक्ट होता है ना कि हाँ जो दिख रहा है वही दिख रहा है। वही दिख रहा है, क्योंकि आप डेफिनेटली हर बार हज़ारों धोखे खाने के बाद भी ऐसा थोड़ा है कि आप लोगों पे यकीन करना बंद कर दोगे, हमेशा तो उसके बाद भी करेंगे। और मेरा है ऐसा, सो वोट अगर ऐसा हो गया तो क्या उसके बाद भी ऐसा तो नहीं है कि मैं यकीन नहीं करूँगा मैं फिर धोखे खाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा है, दिस इज हाउ लाइफ गोज। हाउ लाइफ गोज। तो इसमें सेवाधाम स्कूल की कहानी है और जब मैं वो देख रहा था तो उसमें ब्लाइंड बच्चे दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में ब्लाइंड बच्चों के बीच में ही वो शूट हुई है? बिल्कुल एक्चुअल ब्लाइंड बच्चे थे वो। अच्छा। और बाकायदा जितने बच्चे थे सारे ब्लाइंड बच्चे थे, उनको बुलाया गया था। तो वो जो सीन्स रिकॉर्ड हुए हैं तो वो बच्चों ने आपके सामने एक्ट किया है? हाँ बिल्कुल। तो ये आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? शायद पहली बार ऐसा रहा होगा कि आप इससे पहले भी आप कर चुके हैं? आई थिंक एक दो बार कर चुका, बट ये एक लंबा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम था। तो बट मुझे तब जाके पता चला, हालांकि मुझे मालूम था, बट जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो मुझे पता चला कि उनके दूसरे जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो दूसरी सेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं उनकी, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, स्मेल, सेंस करना, हाँ सेंस करना। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो तो आपके बोलने के अंदाज से उनको पता चल जाता है कि अच्छा इंसान है। आई डोंट नो कैसे स्कोर करते हैं वो, जब आप बोल रहे होते हैं वो बोलने जैसे आप जाते हैं 1 मिनट में बता देते हैं वो कि आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये प्यारा है, और बहुत करेक्ट होता है उनका गेस। ये है। तो ये आपके लिए कैसा, मतलब ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है कि आप उनके बीच में हैं, आप एक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर एक प्रिविलेज का भी तो एहसास होता होगा कि यार मतलब ये एक प्रिविलेज है मेरा कि मुझे सब दिख रहा है, मैं हर चीज़ से मुझे हर जगह हमेशा प्रिविलेज का एहसास होता है। आई एम सो हैप्पी एंड ऊपर वाले थैंक गॉड के जो लोग बोलते हैं ना, दैट इज़ वाई एक बार मैंने क्या है, एक इंटरव्यू में मैंने बोल दिया था डिप्रेशन के ऊपर, तो लोगों ने मेरे बहुत गालियाँ दी थी मुझे, बहुत बुरा कहा था मुझे कि डिप्रेशन होता है और ये कैसे कह सकता है कि डिप्रेशन नहीं होता होगा डिप्रेशन, बट नहीं होना चाहिए। ये ऐसी बीमारी है जो बाहर से आती है, आप लेते हैं इसको, अंदर से नहीं होती, बाहर से आप लेते हैं। दैट इज़ वाई कि आपके अगर 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 आँखों से आप देख सकते हैं इस दुनिया को, दिमाग से सोच सकते हैं, दिल से महसूस कर सकते हैं, 2 हाथ हैं, सब कुछ कर सकते हैं इन 2 हाथ और पैरों से ना, उसके बावजूद भी आपको डिप्रेशन होता है। आपको ऊपर वाले, और ख़ास तौर से वो लोग जिनको सब कुछ दिया है, वो लोग जो सब कुछ दिया है और अपने घरों में, आलीशान घरों में रहते हैं, वो ज़रा अपनी खिड़की खोल के ना नीचे देख लो, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उन लोगों को देख लो एक बार, जिनके पास खाने को भी नहीं होता और कैसे अपनी ज़िंदगी को कितनी ज़ील के साथ जीते हैं वो लोग, कितना खुश होकर जीते हैं। बारिश आए तो उसका भी इंजॉय करते हैं वो लोग। छत नहीं है, यू नो, छत नहीं है फिर भी अच्छे से नींद आती है उनको। यू नो, सिर्फ मेरा कहना उन लोगों से ये जो डिप्रेशन में डिप्रेशन होता होगा, बट एक बार उन लोगों को देख लो जिनके पास कुछ भी नहीं और आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपको डिप्रेशन होता है। ये बस मैं कहना चाहता हूँ। दैट्स वाई आप जो बोल रहे ना वो बहुत अच्छा सवाल है कि आप उनको देखो ना जिनकी आंखें नहीं हैं, आप उनको देखो ना जो हॉस्पिटल में पड़े हुए, अपने 2 पैर उनके ख़राब हो चुके हैं। कहीं भी चले जाओ अपनी प्रिविलेज का एहसास हो जाता है। हाँ अभी हम एग्जैक्टली रिपोर्टिंग पे थे, ग्राउंड पे थे, मतलब मैं ऐसे गाँव में गया हूँ, ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ एक अदद सड़क नहीं पहुँची हुई है। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली। देखो ना कैसे कैसे कंडीशंस में रहते हैं लोग। दिल्ली में अभी वाटर क्राइसिस चल रही है। मतलब हमें एहसास ही नहीं है, अपने घरों में रहते हुए हम 4-4 बार नहा रहे हैं, पूल में जाकर के एंजॉय कर रहे हैं, लोगों के घरों के बाहर ऐसे लाइन लगी हुई है, वाटर कैनन रखे हुए हैं खाली। करेक्ट, वही तो ना, एक बड़ी हीरोइन ये बोलती है मुझे डिप्रेशन है, तो मेरे को होता है यार ये तो यार गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, रोज़ सुबह उठ के ना ऊपर वाले का धन्यवाद करो यार कि हम लोग बहुत सही कंडीशन में हैं, वरना इन लोगों को देखो आप। आपने कई बार ये इंटरव्यूज़ में आपने बोला है कि एक बार आपको पेमेंट, पहले आपके कुछ रोल्स में आपको पेमेंट ही नहीं मिला, फिर उसके बाद आप आज आपका घर है, सब कुछ है, एक फेम है लाइफ में, पैसा भी बढ़िया ही कमा रहे होंगे, तो हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद मनी राइट नाउ? क्या पैसा कितना आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है और आप उस पर कितना बार्गेन कर सकते हैं? मतलब पैसे के एवज में आप क्या
कर सकते हैं? यार अगर मैं बोलूँगा ना अभी करेक्ट सही सच बोलूँगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे। बस सच ही बोल रहा है हम बैठे इसीलिए। मेरी लाइफ में पैसा कोई वैल्यू मायने रखता नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं बिना पैसे के एक एक दो दो साल रह चुका हूँ, है ना। तो मुझे पैसे की औकात मालूम है। और मैंने शुरू से ये सोचा था कि मैं इस लायक बनूं कि पैसा आए, मैं पैसे के पीछे ना भागूं। अपने आप को इस कदर इतना प्रैक्टिस करके, इतना तैयारी करके अपने आप को ऐसा तैयार कर लेना चाहिए। देखो आइडियाज़ के पीछे लोग आते हैं, पैसा लेके आते हैं। पैसे के पीछे आप भागते रहोगे ना, हमेशा पकड़ते ही रहोगे। वो कभी हाथ आएगा, कभी भाग जाएगा, कभी ऐसा रहेगा। लेकिन खुद को कर बुलंद इतना, खुदा तुझसे आके पूछे, वो एक शेर है ना, वो लागू होता है यहाँ पे, बता तेरी रजा क्या है। आपने कहा कि आप ऐसी फिल्में, मतलब हर एक्टर्स, हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं तो हम सबसे ये पूछते हैं कि जो भी लोग आर्ट हाउस फिल्में करते हैं, आप हैं उसमें, पंकज जी हैं, मनोज वाजपेयी साहब हैं, आदिल हुसैन साहब, ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है। सबसे ही पूछो कि आर्ट हाउस फिल्में चलती नहीं हैं, सबको पता है, आपको भी पता है, ज़्यादातर फिल्में खाली रह जाती हैं। इतनी सुंदर सुंदर फिल्में बनी हैं अभी, 3 ऑफर्स से लेकर तमाम, वो सारी थिएटर्स में हम जा कर के देखे हैं कि खाली पड़ा हुआ है थिएटर। लेकिन उसको जानने के बाद भी आप अपनी लंच बॉक्स को सेलिब्रेट करते हैं, आप फोटोग्राफ जैसी फिल्मों को सेलिब्रेट करते हैं, और हमें पता है सबको कि वो अच्छी फिल्में हैं क्राफ्ट के लिहाज से, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एक सेक्शन ऑफ लोग बात कर रहे होते हैं उन फिल्मों के बारे में। आप कहते हैं कि बाकी आप जो फिल्में हैं बीच में करते रहते हैं, कॉमर्शियल फिल्में, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको बैलेंस बनाना होता है, पैसा भी चाहिए, हम पैसे के लिए वो कर लेते हैं। क्या ऐसा काम है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं करेंगे? मतलब कि ये काम, ये तो मेरे वैल्यू सिस्टम में नहीं आता, मैं एक काम नहीं कर सकता हूँ। किस तरह का काम? मतलब फिल्मों के लिहाज से ही, एक तो कॉमर्शियल फिल्में हैं जो आप साइन कर रहे हैं, एक आर्ट हाउस फिल्म है, लेकिन कौन सी ऐसी फिल्म है जो आप नहीं करेंगे कि भाई ये तो पैसे के लिए भी नहीं करूँगा? ऐसा कोई भी है वैल्यू सिस्टम? हाँ, उस आई थिंक उन फिल्मों से, जिन फिल्मों से लोगों को नुकसान होता हो, लोग हर्ट होते हैं, उस तरह की फिल्मों से शायद ना करूँ मैं। मना किया है आपने कभी ये चीज़ को ध्यान में? प्रोपेगेंडा जो फिल्में होती हैं वो शायद झूठ जिसमें दिखाया जाता है और प्रोपेगेंडा बनाया जाता है उनका, वो शायद ना करूँ मैं। तो अभी तक क्या आपकी जर्नी में ऐसा कोई रहा कि आपने इन बेसिस पे कोई फिल्म मना की? हाँ, बहुत सारी मना की हैं, बहुत सारी मना की हैं कि इस फैक्ट है ही नहीं इसमें, झूठ ही नहीं। मैं कहता हूँ आप देखिए, डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन है, वो किसी भी तरीके से उसको घुमा सकता है फिल्म में, तो ये ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है कि इस इंसिडेंट को एक आदमी कैसे सोच रहा है, उसका परसेप्शन क्या है, उस कहानी कहने का। बट उससे अगर किसी का लॉस होता, नुकसान होता हो, ज़्यादा नुकसान हो रहा, फ़ायदा कम होता हो, तो इस तरह का चीज़, मतलब आई एम सेइंग कि मेंटली या व्हाटएवर जो किसी का अगर लॉस हो रहा है उसमें, तो वो गलत है यार, वो तो ठीक नहीं है। फिल्में हमेशा इसीलिए बनाई जाती हैं, देखिए ख़राब कैरेक्टर के ऊपर भी फिल्में बनाई जाती हैं, ऐसी बात नहीं, हिटलर के ऊपर भी फिल्म बनी है, बट एटलीस्ट ये पता चलता है ना कि क्यों इसने ये सब किया था, ये गलत था, ग्लोरीफाई नहीं हो रहा हो एटलीस्ट। हाँ, बता, फिर मतलब कैथासिस भी होता है उसका, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है उसका। अगर ख़राब कैरेक्टर है तो, कोई ऐसा रॉन्ग कैरेक्टर है तो, ये भी दिखाते हैं फिल्म में, है ना। तो जो राउतू का राज है, उसमें एक लेटर की एंट्री होती है, उसमें एक खत चलता रहता है, आपके साथी जो एसआई है, हवलदार जो भी हैं, वो सुनाते रहते हैं आपको, और फिर लास्ट में भी एक लेटर से वो ख़त्म हो रही होती है, और फिर एक लेटर फाड़ दिया जाता है, और वो जो राज है वो आपके किरदार के बीच में रहता है, और एक और शख्स के साथ वो राज खत्म हो जाता है। चाहिए और बाद में आएगा इंटरव्यू की? हाँ, नहीं, वो ये तो पहली बात है ही नहीं, कुछ इसमें तो मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ हम अपना माथा पकड़ लेते हैं, मतलब ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्या है उसमें, है ना, हम वहाँ माथा पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया। और सीरियसली ऐसा ही हुआ है, पूरी फिल्म चलती रहती है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, एकदम अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो जाएगा और मैं कहूँगा शिट ये था, और वो खत्म हो जाती है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक राजदार इंसान है या खुली किताब? मेरा कोई राज ही नहीं बचा। मैं बचाना चाह रहा था राज, बहुत सारे राज में दबाना चाह रहा था, कोई नहीं, कुछ नहीं दब पाया, सबके सामने आ गया। तो इस मामले में मैं बहुत सुकून से रहता हूँ कि मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है। तो इसके क्या मतलब, आज के टाइम पे इसके लॉस हैं, नुकसान होता है, फ़ायदा है, क्या है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, सच बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं होता, लोग जानते हैं आपको। इससे मेरा एक्सपीरियंस फिर अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है आपसे। हाँ, खुली किताब तो नहीं, नॉट पॉसिबल। मतलब आप खुली किताब बिल्कुल ऐसा गिनती के 5-7 लोगों के साथ, मतलब 5-7 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2-3
इसके अलावा तो हम तो सब प्रिटेंशियस ही तो हैं। हाँ वो तो है, फैक्ट है। अगर प्रिटेंशियस नहीं रहोगे तो खा जाएगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। दफ्तर में खा जाएंगे लोग, बाहर निकलोगे सड़क पे खा जाएंगे। आ जाएंगे, बात तो है। हाँ कुछ एक राज हैं जो नहीं, राज क्या मतलब, राज थोड़े होते हैं वो, कोई आपने ऐसा कोई गलत काम थोड़े ना कर रखे हैं कि जिसकी वजह से वो, बट हाँ ये बात आपकी सही है, खा जाते हैं लोग अगर सब कुछ पता चल जाता है लोगों को तो। अच्छा, यहाँ पर मैं 5 डायरेक्टर्स और एक्टर्स के नाम दूंगा, आपको वन लाइनर्स बताने हैं, मतलब उनके बारे में जो भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है वो बताइए आप। तो सबसे पहले तो आपके खास अनुराग कश्यप के बारे में बताइए, जो भी है दिमाग में। अनुराग कश्यप तो मतलब एक तरह से कहना है बास्टर्ड जीनियस है, जीनियस बास्टर्ड है। मनोज वाजपेयी। कंसिस्टेंसी। पंकज त्रिपाठी। इज अ नाइस मैन। नंदिता दास। नंदिता दास मंटो की डायरेक्टर है नंदिता दास। बहुत ही ज़िद्दी हैं, क्योंकि अगर एक काम के पीछे पड़ जाती हैं तो बस उसको जब तक नहीं करती वो चैन नहीं पड़ता उनको। शाहरुख खान। ये सुपरस्टार ऑफ कोर्स। और लास्ट विजय राज। सूफी टाइप का बंदा है वो। अपनी दुनिया है एक उनकी। हमने आपका इंस्टाग्राम खंगाला तो हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, कैप्शंस आपके। अच्छा। मतलब गरम मिजाज, सांवला सरंग, अच्छी बीत रही है ज़िंदगी चाय के संग। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी लिख रहा है। ये तो खुद लिख रहे हो आप ही कि कोई और कोई और बता देता है कभी किसी को, तो मैंने हाँ अच्छा लिख दे भाई, ये अच्छा है, ऐसा है। और 2 और निकाले मैंने। किस मुंह से गुड मॉर्निंग बोलूं हाँ दोस्त, ये मेरा अपना है। मैं खुद जलील होकर उठाया गया हूँ। ये मेरा है। ये आपका अपना। हाँ ये मेरा है। मौलिक है आपका। एक और है ऐसा, फूलों में फूल, फूल है गुलाब, न्यूयॉर्क तो चले गए बन ना पाए नवाब, कोशिश जारी है आदाब। ये सब कहाँ से आ रही है शायरी? ये चलते फिरते टाइप में कभी दिमाग में आ जाता तो कर दिया टाइप में। अच्छा, ये मतलब ये है, ये आपका मौलिक रहते हैं, मतलब खुद आप सोच करके लिख रहे हो। कभी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि हम आजकल जो देख रहे हैं ना कि इंडस्ट्री में पैपराजीज आ गए हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक हमारी साथी हैं, वो गई भी थी, वो रिपोर्ट करके लाई हैं कि कैसे पैप कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है। इस पर बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी आई हुई हैं। सबके लुक्स आ रहे हैं, कोई जिम लुक आ रहा है, एयरपोर्ट लुक आ रहा है, फलाना लुक, ढिमाका लुक। आप कैसे लुक्स ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, क्यों? मेरे क्या लुक्स ऐसे देखने को नहीं मिलते कि आप हर जगह स्पॉट किए जा रहे हैं, जिम लुक आ रहा है आपका, रेस्टोरेंट से आ रहे हैं वहाँ का लुक आ रहा है, तो हाँ। आप इन सब से दूर हैं? हाँ ऑफ कोर्स दूर, बहुत दूर। सोच समझ के दूरी बनाइए। सोच समझ के दूरी बनाई है। रीज़न? मन नहीं करता मेरा ये सब करने का, अंदर से मन नहीं करता। सही बात है, लेकिन मतलब इसके पीछे कुछ तो वो होगा ना कि यार नहीं This is कुछ नहीं, because I बट don't मन नहीं like करता, सच्ची बता रहा हूँ, मन नहीं करता। कोई ऐसा सोची समझी इतना सोच समझ के तो मैं कभी, मैंने लाइफ ही नहीं जी है, बट मेरा मन नहीं करता। जो चीज़ मन नहीं करती जिस चीज़ को, उसके लिए क्या फ़ायदा, वो बहुत ही बचकाना सा लगता है। अच्छा, तो मैंने आपकी पोस्ट पे एक और चीज़ देखी कि आपने मुनीर नियाज़ी की कविता हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मतलब वो ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने वो निकाल करके रखी है। मैं अपने गेस्ट से एक कविता ज़रूर नरेट करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप आर्ट हाउस फिल्में बनाते हो ना, पता है कोई नहीं देखेगा, है ना? क्या कम लोग देखेंगे? कम लोग देखेंगे, लेकिन आनंद आता है। तो मैंने मुनीर नियाज़ी साहब की कविता निकाली, अगर आप वो नरेट कर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे इसके लिए चश्मा लेना पड़ेगा। अच्छा, चश्मा प्लीज़ दे दीजिए। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढांढस बंधाना हो, बहुत देरी न रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी की मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। राउतू का राज में
आपसे आपका हवलदार पूछता है, आप बैठे हैं, पूछता है, ये भी ट्रेलर में है कि आप कैसे कर लेते हैं सर ये? है ना, सब जगह ही सवाल पूछे जा रहे होंगे आपसे कि आप कैसे कर लेते हैं सर ये, तो आप बोलते हो इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ, वरना तेरी जगह पे वहाँ खड़ा होता। सेम ऐसी चीज़ मेरे सीनियर प्रोड्यूसर थे वायर में, तो वो एडिट बहुत बढ़िया करते थे। अच्छा। हम उनसे ऐसे ही पूछते थे कि सर आप कैसे कर लेते हैं ये, तो वो बोलते थे इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे इसी बात को पैसे, वरना हम भी तुम्हारे जैसे, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। बहुत अच्छा। तो मैं वहाँ से ये पूछना चाहता हूँ कि यू नो माई वर्क, मतलब यू नो योर वर्क, है ना, आप सेट पे जाते हैं, आपको पता है कि हाँ मुझे अपना काम पता है ना, कि भाई मैं, वरना मैं वहाँ होता। तो क्या कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सामने आए हैं या आते हैं कि आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आपके दिमाग में भी वो है कि हाँ व्हाट आई एम डूइंग, आई नो कि व्हाट आई एम डूइंग, लेकिन वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि आपसे सहमत नहीं हो रहे हैं लोग या आपका डायरेक्टर, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, हाउ ऑफन यू डील विद दिस कॉन्फ्लिक्ट्स? बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, इवन फिल्मों में भी आते हैं। जब कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ, फिल्म ख़त्म हो जाती है, फिल्म बनने के बाद मुझे लगता है कि यार थोड़ी सी ये कमियाँ लग रही हैं मुझे, नहीं सर वो आपको पता नहीं है, वो मैंने ठीक है यार। लेकिन ये भी होता है कि जब वो फिल्म आती है तो वही कमियों पे नुक्ताचीनी होती है जो मैंने बताई हुई होती है, ये भी है। क्योंकि एट द सेम टाइम कुछ भी मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, मैं भी आपके जितना जानता हूँ, बट हाँ थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस आपको मुझसे ज़्यादा है तो आपको सुनने में मेरी क्या जा रही है ना। और किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक टॉपिक पे या किसी भी चीज़ पे अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू वो आप अगर शेयर कर रहे हो तो उससे एनरिच ही होगा ना मैं। अच्छा, तो दैट इज़ वाई क्या होता है ना, सिनेमा जो है ना बहुत ही कोलैबोरेटिव आर्ट है, और मुझे लगता है कि सिनेमा एक टीम वर्क है, उसमें सबका सजेशन लेना चाहिए। एक आदमी कितना भी क्लेम कर रहे हैं सर मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, मैंने जो बना दिया सो बना दिया, नहीं सर, ये आपका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक 10-12 लोगों को लेके बैठो, उसमें जो 10-12 यंग माइंड जब एक चीज़ पे लगते हैं ना तो फाइनेस्ट वर्क होता है वो आपका। और इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में, कि ले लेने चाहिए, सजेशन लेने चाहिए, लोग देने के लिए उतारू हैं तो लेने चाहिए आपको, यू नो। और इतना आपके आस पास ना इर्द गिर्द आप खुद इतना स्पेस छोड़ो लोगों को कि वो सजेस्ट कर सकें कि भाई यहाँ आप गलत हैं, यहाँ सही है। आपने बोल रखा है कि बॉलीवुड में ग्रुप्स हैं, मैंने कब बोला, तो लोग बोलते हैं, मैंने कभी नहीं बोला एक ग्रुप, मतलब इंटरव्यू में आपसे और डिस्कशन फैक्ट हुआ है, ये तो फैक्ट है, This लेकिन is a fact. लोगों ने बोला, मैं इस चीज़ को अग्री करता हूँ। लगभग हर सेक्टर में, इनफैक्ट इसको और थोड़ा सा मैं वो कर दूं कि हर सेक्टर में, हमारी इंडस्ट्री में भी हैं, ग्रुप्स हैं, लॉबीज़ हैं, और इफ़ यू हैव टू सर्वाइव देन यू हैव टू बी इन सम लॉबी, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस लॉबी में, या आप किसी लॉबी में? हम तो किसी भी लॉबी में, मैं आप देखेंगे मेरा फिल्मोग्राफी देखेंगे, हर ग्रुप के साथ, हर प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैंने काम किया, चाहे वो कमर्शियल। आपको कभी ज़रूरत नहीं लगी कि नहीं, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ ये कि ग्रुप की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। हमेशा सब ने इस मामले में, तो खैर मैं थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स और जो भी फिल्म इंडस्ट्री के हर तरीके की फिल्में मैंने की, हर तरीके के रोल मुझे देते हैं। आप पार्टीज़ वगैरह में भी नहीं जाते? नहीं, वो मैं नहीं जाता हूँ। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसमें मुझे अगेन वही मुझे अच्छा नहीं, जो चीज़ मुझे जिसमें मुझे थोड़ा सा बचकानापन लगता है, मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं जाता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता, चाव नहीं होता जाके। मैं अगर चला भी जाऊँ, 1-2 बार मैंने ट्राई किया जाके, मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ कि मैं अकेला हो गया हूँ। भीड़ में, जितना भी भीड़ में जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि अरे यार क्या हो गया, अकेलापन फील हो रहा है। आप जब भी बात कर रहे हैं ना, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपको फ़िलॉसफी पसंद है, तो मैं एक चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ, पता नहीं आप विकास देवी कीर्ति को जानते हैं क्या, दृष्टि आई है ना? ऑफ कोर्स। तो विकास जी के एक सेशन में वो बोलते हैं कि अगर तुमने फ़िलॉसफी, अभी वो फ़िलॉसफी के लेक्चर्स दे रहा है, मैं भी देखता रहता हूँ, तो उन्होंने कहा अगर तुमने फ़िलॉसफी पढ़ ली ना, तो उसके बाद तुम चौराहे पे खड़े होकर के भरी लोगों के बीच में अपनी प्रेमिका को गुलाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुमको बचकाना लगेगा। बोले ये चीज़ मान लो। बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसा हो जाता है, मतलब हमारे दिमाग में हो जाता है कि यार दिस इज, हाँ, ये जा नहीं रहा यार। अब मैं सच बताऊं, अगर मैं कोशिश भी करूं ना, इस तरह की चीज़, इस तरह की हरकत अगर मैं करूं, मैं खुद ही बोलूं क्या बेवकूफ़ाना हरकत कर रहा है यार, पागल है क्या तू, ऐसा लगेगा मुझे खुद को। आप अपने किसी काम, किए गए काम को लेकर के एम्बेरस फील करते हैं? ऑफ कोर्स, बहुत सारे काम है मेरे ऐसे जिन पे मैं एम्बेरस फील करता हूँ। अच्छा, हाँ, कोई बताएंगे? मैंने बताऊंगा तो नहीं, बट हैं 2-3 काम किए मैंने। कोई तो ऐसे होंगे जो बताए जा सकते हो।
है, बहुत सारे काम हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं क्योंकि अगर मैं बता दूँ, क्योंकि वो काम दूसरों से जुड़े हुए हैं, दूसरे लोग थोड़ा बुरा मान जाएंगे। ठीक है, फिर हाँ, अभी बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि बहुत सारे अभिनेताओं ने 2024 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा। क्या कभी हम आपको, कंगना रनावत, तरुण गोयल, तमाम लोग, क्या कभी हम आपको पॉलिटिक्स में देख सकते? और मैं समझ रहा था कि आप यही जवाब देंगे। मेरा 0% कांग्रेस आपके इन्वॉल्वमेंट, side में। मेरा 0% इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। मतलब हम लोग आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ तो रहता ही है कि एक बार ग्लैमर आ गया उसके बाद तो लड़का इमेजिन ही करता है वो ना खुद रहता को होगा, कि- बट मैं उत्तर प्रदेश से काफ़ी सालों पहले निकल चुका था। अच्छा, हाँ, तो तो मेरा राजनीति भी उत्तर निकल प्रदेश चुकी है। वाला जो है ना, थोड़ा बहुत रह गया होगा तो रह गया होगा, बट बाकी मिक्स हो गया मेरा। मेरे जो चीज़ें मिक्स हो गई, तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल भी। मतलब हम कभी आपको नहीं देखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ठीक। मैं तो कुटिया बना लूंगा कहीं जाके, बट पॉलिटिक्स में तो कभी ना हूँ मैं। अच्छा, मतलब मैं ये जान सकता हूँ, मतलब ये डिसीजन सही बात है, मतलब फेयर इनफ, आप नहीं आना, ये कैसे बना? ये तो बचपना भी नहीं है। जैसे बाकी चीज़ों में तो आप कह रहे हैं बचकाना लगता है, पॉलिटिक्स में ना आने का डिसीजन नहीं नहीं, इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं, मैं बहुत ही लिमिटेड वो है वो, मैं बहुत ही एक ही घोड़े की नाल जितना ही सोचता हूँ। अच्छा, और ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता पॉलिटिक्स वगैरह का तो लाइफ में। सक्सेस जब आती है तो बहुत सारी कॉस्ट पर आती है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब बाकी सारा तो दुनिया को दिख रहा होता है कि हाँ यार ये है वो है तमाम चीज़ें, बट जो उसके पीछे आप कॉस्ट पे करते हैं वो आप जान रहे होते हैं या और दो चार लोग और जान रहे होते हैं। तो आपकी सक्सेस जिस कॉस्ट पे आई है वो कोई चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब ये चला गया? हाँ, ये वो तो आया, होगा ये ना, चला वो तो होगा ना, जो आपने चाहा जब वो आपको मिल जाता है तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, फिर खोना होती हैं, वो तो सबके साथ होती हैं, है ना। ये तो नहीं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। ऊपर वाले ने आपको जो चाहा था उससे नवाजा है अगर, तो बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें तो गड़बड़ होंगी ना। ये तो होता है, हर किसी इंसान के साथ होता है, सबके साथ होता है। मैं कोई ग्लोरीफाइड नहीं करना चाहता हूँ अपनी चीज़ों को, वो सबके साथ होता है। अब आप टाइम दे रहे हो इस चीज़ में ज़्यादा, दूसरी चीज़ें तो डिमांड करेंगे ना कि भाई क्या चक्कर है, क्या है ये, यू नो। अब मेरा दिमाग है ऐसा कि मैं एक्टिंग का ऐसा दिमाग बैठ गया, बॉडी में बैठ गया, ब्लड में आ गया है। और सामने वाला आदमी चिल्ला रहा है भाई किधर किधर किधर, बट आप खोए हुए हो कहीं, कहाँ खोए वो, ये आप ही जानते हो, है ना। तो वो तो डिमांड करेंगे ना, जो आपसे आसपास दोस्त यार हैं, आपसे जुड़े हैं लोग हैं, वो तो बोलेंगे भाई थोड़ा सा इधर भी आओ। ये भी है। हाँ, ये भी है, अरे हाँ हाँ हाँ, याद आया ऐसे हो जाता है, ऐसा है, वो तो होता है। लास्ट सवाल है मेरा कि कोई रिग्रेट है आपको लाइफ में? ऐसा कोई नहीं रिग्रेट नहीं, जो आप बिल्कुल शेयर करना भी, चाहते मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, मैं सच्ची बात दिल से बता रहा हूँ, मुझे कोई किसी भी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। हैं? और मैं जब अकेला होता हूँ इतना खुश होता हूँ ना, मैं जब अकेला होता हूँ, मैं जब ऐसे करता हूँ ना ये, तो मुझे इतनी खुशी होती है, थैंक गॉड यार, मुझे ऊपर वाले ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया, मुझे खुशी होती है बहुत। जब अकेला होता हूँ तब बहुत खुश होता हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आपने पता नहीं एक फ़िल्म देखी कि नहीं, एक फ़िल्म है द परफेक्ट डेज, नहीं देखिए, है ना। तो उसमें एक बंदा है जो टॉयलेट साफ़ करने जाता है, घर से उठता, अकेला है, लाइफ में अकेला है बिल्कुल, टॉयलेट साफ़ करता है, आता है, खुश है वो इंसान, अकेला है लेकिन इतना खुश है मैं बता नहीं सकता। उसकी लाइफ में 2-3 लोग बीच में आते हैं, थोड़ा जर्क देके उसको चले जाते हैं, उसके बाद फिर खुश हो जाता है ना। मुझे लगता है क्या कमाल का आदमी है यार। इस आदमी का कोई ना तो दोस्त है, ना कोई ऐसा आदमी है, ना कोई बीवी है, ना फ्रेंड है, ना गर्लफ्रेंड है, ना कुछ भी, ना कोई इंसान है उससे पूछे कि कैसा है तू, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना खुश है। तो देखो फिल्में कितना असर करती हैं, क्योंकि मैं तो फिल्मों की वजह से मेरी लाइफ में ना एक डॉक्टर की मौत का एक डायलॉग ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी थी, यू नो। तो इतनी क्या डायलॉग था? एक बताऊंगा मैं डायलॉग, मैं इस फिल्म के बारे में बताऊँ तो इतना खुश इंसान के लोग बोलते हैं ना, अकेला रहने से इंसान ये सारी चीज़ें हो जाती है, वो होते, अरे बनाई हुई चीज़ें हैं यार, बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अकेले हैं, जिनको कोई यार दोस्त भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश हैं। तो खुशी जो होती है ना, वो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करती है। अगर आपकी खुशी किसी और के ऊपर निर्भर करने लगे तो कभी खुशी नहीं हो सकते आप, यू नो। खुशी जो है ना किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया द परफेक्ट डेज का। डॉक्टर की मौत पे क्या? एक डॉक्टर की मौत में जैसे एक डायलॉग था ना कि हम लोग जो यहाँ इस दुनिया में आते हैं ना कोई पर्पज़ होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिस्ट्री है उसका चैलेंज को, कुछ लोग उसमें से उस मिस्ट्री को एक्सेप्ट करते हैं, उस चैलेंज को और करके दिखाते हैं। मतलब आप ये सोचो कि जो इंसान आए, जिन्होंने लाइट बनाई, जिन्होंने कैमरा बनाया, जिन्होंने ये टेबल बनाई, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई, जहाज़ बनाया, ये बनाया वो, हम कभी बैठ के ना उनको थैंक्स नहीं बोलते। हम पता नहीं एक ऐसी अजगैब जिस चीज़ को थैंक्स बोलते हैं जिसको हमने देखा भी नहीं, जिसने कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना। हम कभी भी इतने नाशुक्र किस्म के इंसान हैं कि हम उन लोगों को कभी थैंक्स नहीं देते जिन्होंने हमारी डे टू डे लाइफ ना इतनी खूबसूरत बनाई है, जिसका हम एंजॉय कर सकते हैं, है ना। उनके बारे में कभी सोचते ही नहीं हम लोग, और वो आए पागलों की तरह आए और इन्वेंट करके चले गए, डिस्कवर करके चले गए चीज़ें, और उनको कभी हम शुक्रिया नहीं बोलते, है ना। तो ये फिल्म देख के ना, ये डॉक्टर की मौत का ये डायलॉग देख के तो मुझे लगा कि यार मैं भी कोई भी काम करूँगा तो उसमें नई नई चीज़ें इन्वेंट करूँगा, डिस्कवर करूँगा, है ना। वो बाद में, बहुत बाद में फिर मुझे थिएटर मिला, तो थिएटर के दौरान मुझे लगा कि वो डायलॉग याद आया मेरे कि वो पंकज कपूर की पिक्चर में वो डायलॉग था कि इंसान जो है ना कोई ना कोई पर्पज़ के लिए आता है, कोई ना कोई ऐसे नहीं आता। तो उससे जो है ना मैंने अपनी लाइफ को ऐसे जीना शुरू किया कि मैं जो भी काम करूँगा, भले ही एक्टिंग, तो एक्टिंग में भी अलग अलग तरह के रोल इन्वेंट करूँगा, डिस्कवर करने की कोशिश करूँगा। तो देखो कितना फ़ायदा हो, एक डायलॉग से कितना फ़ायदा हो जाता है। फिल्में सिखाती हैं आपको, फिल्में सिखाती हैं, संवारती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिगाड़ती भी हैं, जो खराब बिगाड़ती भी हैं। ऐसा नहीं। हाँ, मतलब है तो जो बोलते हैं कि हाँ सोसाइटी का आईना, विच इज़ ट्रू। बिल्कुल, इसलिए अच्छी जो कृति होती है, अच्छा सिनेमा जो समृद्ध करता है, अच्छा ऑफ कोर्स आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। आप जब आपके ज़िम्मे जब कोई काम आता है और जब उस काम को आप किस तरीके से करते हैं, आई थिंक उसका जो फल है वो आपको आखिर तक मरने से पहले तक मिलता है, मरने के उसके लिए आप याद किए जाएंगे, मरने के बाद भी मिलता है। देख लीजिए, सही बात है। हम लोग कितने सारे लोग हैं जिनको याद करते हैं कि हाँ भाई इस कितने लोग हैं। अच्छा, किन को याद करते हैं हम? आप ये देखिए, आप उनको याद करते हैं जिनका सिनेमा आज भी रिलेवेंट है। ट्रू। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे इरफान भाई का काम था, आज भी लोग याद करते हैं उनको, है ना। या उस तरह के जितने भी क्रिएटिव लोग थे उस वक्त पे, या जो चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहते हैं क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। हमारे लिए तो हमेशा जिंदा है वो, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं और जो वाकई क्रिएटिव काम करके गए हैं वो हमेशा रहते हैं, और अपने आखिर टाइम तक लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। वो अकेला छोड़ते नहीं, लोग उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले वो काम करें ना करें। और उनको इस बात का एहसास भी होता है, ये लोग जो आज मेरे साथ हैं मुझे रिस्पेक्ट दें बिकॉज माई वर्क, क्योंकि वो मे भी शायद वो क्रिएटिव वर्क था इसलिए तो दे रहे हैं। सही बात। एक काफिला आपके साथ जुड़ता चला जाता है, जुड़ता रहा है और रहेगा हमेशा तक, आपके जाने के बाद तक आपसे जुड़े रहेंगे लोग। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है गलत हो भाई, अच्छे काम की ये इंपॉर्टेंस होती है। तो अच्छा काम करते रहेंगे, बिल्कुल, आप अच्छा काम लगातार कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं हम भी। तो अच्छा काम एक और 28 जून को आप सभी के बीच आ जाएगा ZEE5 पे, राउतू का राज फिल्म आ रही है। आप कुछ अपने दर्शकों से हमारे कहना चाहते हो फिल्म को रिगार्डिंग, तो आप वो बोल। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसा आपने भी बताया, आपने देखी है फिल्म और आपको लास्ट तक पता नहीं चल पाया कि राज क्या था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नहीं पता चला। हाँ, तो वो राज जो है आप 28 को आपके सामने वो राज का पर्दाफाश होगा, और आप ज़रूर देखिए 28 से ZEE5 पे, राउतू का राज। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी बातें, मैंने आज तो आपसे फिल्मों की तो बात ही नहीं की है, मतलब इतनी सारी है, मैं एक एक फिल्म पे घंटे घंटे पर बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने डिसीजन लिया था कि नहीं, मैं फिल्मों पे एस्पेक्ट्स पे बात नहीं करूँगा, मैं बाकी चीज़ों पे बात करूँगा। तो आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी, आप आएंगे, ये वादा करिए। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इतना अच्छा इंटरव्यू लेते हैं आप यार, क्यों नहीं आएंगे। जिस्ट को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार अपील कर दीजिए, आपको इंटरव्यू कैसा लगा हमारे साथ वो बोल दीजिए। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसके साथ मुझे बड़ा मज़ा आया इंटरव्यू करते हुए, और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा।